हम लोग पर्यावरण के कारक देख रहे थे कि पर्यावरण के घटक क्या है या तत्व क्या है या कारक क्या है जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो एक घटक पे बात किए थे, वो कौन सा घटक था? भौगोलिक अवस्थिति या भौगोलिक स्थिति। मतलब कि पृथ्वी पर पृथ्वी पर कोई भी स्थान कहाँ उपस्थित है या कहाँ पे है, उसके कारण पर्यावरण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्यावरण देखने को मिलता है। ठंडे प्रदेशों में अलग जीव जंतु होंगे, अलग पेड़ पौधे होंगे। जहाँ पे प्रकाश मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, वहाँ पे अलग जीव जंतु होंगे। तो हमने भौगोलिक स्थिति में दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो कोई प्रदेश या कोई स्थान जो है उसकी प्रादेशिक स्थिति क्या है कि वह दूसरे की तुलना में कैसा है। जैसे उसके आसपास क्या क्षेत्र है, उसके आसपास सागर है, महासागर है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर बंजर इलाका है, रेगिस्तान है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। पहाड़ है तो उसका प्रभाव पड़ेगा उस क्षेत्र पर। दूसरा कि उसका विस्तार कैसा है ना, उसका विस्तार कैसा है, मतलब कि कितना क्षेत्र है उसका। अगर छोटा सा देश होगा, है ना, तो उसके लिए जलवायु विविधता उतनी ज़्यादा नहीं मायने रखेगी, वहाँ जलवायु में विविधता नहीं मिलेगी। जैसे भारत का विस्तार इतना ज़्यादा है अक्षांश और देशांतर में कि लगभग यहाँ पे जैसे भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा हो जाती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय में आ जाता है और उत्तर वाला शीतोष्णकटिबंधीय में। तो दोनों तरह के जो जलवायविक विविधता है देखने को मिलती है। तो वो पर्यावरण को प्रभावित करता है, जीव जंतु प्रभावित होते हैं और वनस्पतियाँ भी उसी के अनुसार पाई जाती हैं। तो जो बिंदु थे कई सारे, इसको एक बार फिर मैं लिख देता हूँ क्या क्या कारक थे। तो पर्यावरण के घटक है ना, या तत्व या कारक, इसमें 7-8 थे, 7 हैं। पहला है, पहले पे बात कर चुके हैं, भौगोलिक अवस्थिति या स्थिति। दूसरा क्या था? दूसरा था धरातली स्वरूप, धरातली स्वरूप। तीसरा क्या था? जलवायु। चौथा क्या था? मृदा। पांचवा क्या है? जल राशियां। और छठा क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। और 7वां है जंतु जगत। ये सब पर्यावरण के तत्व हैं, ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के प्रकार देख लिए थे कल, तो हम लोग ये बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे धरातली स्वरूप पर। तो जो पृथ्वी का धरातली स्वरूप है उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। कैसी विभिन्नता? पर्वत देखने को मिलेगा, पठार देखने को मिलेगा, मैदान देखने को मिलेगा। 3 तो प्रमुख भिन्नता है। स्थलीय स्वरूप, लैंडस्केप, मतलब कुछ जगह ऊंचाई में है, कुछ जगह नीचे हैं, कुछ और नीचे हैं, ऐसा देखने को मिलता है। जैसे आपके बगल में ही एक पहाड़ी है, फिर एक मैदान है ना, फिर जाएंगे रेणुकूट तो इतना बड़ा पहाड़ है, फिर आगे जाएंगे तो समतल भाग मिलता है। तो ये क्या है? समतल मतलब कह सकते हैं कि धरातली विविधता, इसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं? धरातली विविधता। ये जो स्वरूप है ना, धरातली स्वरूप, लैंडस्केप, इसका मतलब ही यही होता है कि भिन्नताएं धरातल पर कैसी कैसे स्वरूप हैं। जैसे सबका चेहरा अलग अलग होता है ना, सबकी ऊंचाई अलग अलग होती है, वैसे ही पृथ्वी पर जो जगह है, जो स्थान है, जो भूपर्पटी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग, वह विभिन्न भिन्न ऊंचाइयों का है। तो इसमें
मुख्यतः हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, पर्वत, पठार और मैदान। हम लोग यहाँ यह देखेंगे, पर्वत, पठार, मैदान के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि पर्वत, पठार और मैदान का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तीनों जगह में क्या क्या प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा और कैसे कैसे प्रभाव देखेंगे। तो इनका प्रभाव जो है हम लोग कुछ बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। पहला कि पर्वत का प्रभाव देखेंगे वनस्पति पर क्या है, दूसरा जंतुओं पर और तीसरा मानव पर, है ना। ठीक, ये इतने बिंदुओं पर बात करेंगे हम लोग और ऐसा ही सब में करेंगे। पठार जब पढ़ेंगे तो पठार का देखेंगे कि वनस्पति पर क्या प्रभाव है, जंतुओं पर क्या प्रभाव है, मानव पर क्या प्रभाव है। मैदान का वनस्पति, जंतु, मानव। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण के घटक ही हैं महत्वपूर्ण, वो पर्यावरण में हम जैविक चीज़ों पर ज़्यादा बल देते हैं, जीवन पे ज़्यादा बल देते हैं ना। क्यों? क्योंकि जीवन को बचाना है तो अजैविक तत्वों को बचाना होगा। अजैविक और जैविक तत्व मतलब है अजैविक तत्व जिनमें जीवन नहीं है, जैसे हवा हो गई, बरसात हो गई, तापमान हो गया, और जैविक जिसमें जीवन है। तो पर्वत क्या होते हैं? पर्वत की परिभाषा क्या होती है? वह क्षेत्र जो 600 मीटर से ऊंचा हो। कितना मीटर? अगर 600 मीटर से ऊंचा कोई क्षेत्र है और ऊपर जाके कैसा है, नुकीला तरह का है ना। अगर इसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा है और ऊपर शीर्ष जो है कैसा है, नुकीला है, उसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। तो पर्वत 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई के होंगे। ये कितना ऊंचाई का होगा? आधा किलोमीटर ऊंचा होगा। बगल में जो आपके पहाड़ दिखता है नहीं होगा, है ना, आधा किलोमीटर के लगभग नहीं होगा। तो जो लगभग उसके आसपास होते हैं उसको पहाड़ियाँ कहते हैं, पर्वत नहीं कहेंगे। पर्वत और पहाड़ियों में यही अंतर होता है। पर्वत जो है काफ़ी ऊंचे हैं, 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होंगे, लेकिन जो उनके आसपास हैं, अब इसको मैदान तो कहेंगे नहीं और पठार भी नहीं कहेंगे, तो पहाड़ी कहते हैं। तो जो पर्वत हैं वो 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं। तो पर्वत पर क्या विशेषताएं मिलेंगी जो वनस्पति को प्रभावित करे? पर्वत से वनस्पतियां कैसे प्रभावित होंगी बताइए। एक फैक्ट इसमें और है कि जो विश्व का 27% क्षेत्र है वहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। विश्व के 27% क्षेत्र पे पर्वत पाए जाते हैं। देखिए पर्वत क्या है, वनस्पतियों में कैसे योगदान देते हैं पर्वत। एक हम आपको बताए हैं, ये पृथ्वी है, बीचों बीच विषुवत रेखा गुजर रही है। विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वर्ष भर लगभग, और इधर जाती हैं तो तिरछी होती जाती हैं। तो जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे तापमान ठीक ठाक है, ऊंचा है। इस कारण यहाँ पे वन जो है जब तापमान रहता है तो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण होता है पानी का, उससे वर्षा होती है। और वर्षा जो है वनस्पतियों के निर्धारित करती है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ अच्छी वनस्पतियाँ होंगी। तो इन क्षेत्रों में वनस्पतियाँ ऐसी पाई जाएंगी जो सघन होंगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, है ना, ऐसे कई वनस्पतियाँ हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो जैसे विषुवतीय क्षेत्र, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है, और उसी के अनुसार जो रेनफॉल है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। टेम्परेचर कम होता जाता है और रेनफॉल भी कम होता जाता है, और उसी के अनुसार जो वनस्पतियों में वेरिएशन है वो भी आता जाता है।
यहाँ पे खूब लंबे लंबे वृक्ष मिलेंगे और ये वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इधर जाएंगे तो क्या होगा, बरसात नहीं हो रही है, वर्ष के 4 महीने बरसात, जैसे इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में 4 महीने बरसात होती है तो खूब पेड़ हरे भरे रहते हैं। जैसे गर्मी का आता है तो पतझड़ का मौसम, तो उनको पतझड़ वन कहते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ जाएंगे बरसात कम होती जाएगी तो वनस्पतियों में क्या होती जाएगी, उनके जो लंबाई है वो भी कम होती जाएगी और जो उनका हरा भरा वाला स्वरूप है वह भी कम होता जाएगा। झाड़ियाँ मिलने लगेगी, रेगिस्तान में जाएंगे तो कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बरसात ही नहीं हो रही है, तो वो क्योंकि पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियाँ क्या करती हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण करती हैं तो उससे वाष्पोत्सर्जन होता है। आप एक पौधा लगाइए और उसको एक कांच के उसमें बंद कर दीजिए बर्तन में, तो देखेंगे कि उस बर्तन में भाप की तरह बूंदे या भाप की तरह समझ में आएगा आपको। तो कहने का मतलब यह है कि जब विषुवत रेखा से आप जाते हैं तो तापमान और वर्षा में परिवर्तन होने के कारण वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता जाता है। ऐसा ही होता है पर्वतों पर। पर्वतों पर कैसे होगा, हम आपको बताए हैं कि जब आप सतह से ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, कमी आती है। कैसे कमी आती है, कितनी कमी आती है, कुछ डेटा बताए थे? प्रति 1 किलोमीटर जाने पर कितने तापमान में कमी आती है? 6.4 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर आप पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर जाने पर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जो तापमान यहाँ का होगा, अगर यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर जाएंगे तो 24 या 23.6 डिग्री सेल्सियस, 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर वायुमंडल में। ठीक है, तो पर्वत मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है। अब ये पहाड़ क्या है, ऊंचा है और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं लगभग 8000 मीटर है। 8000 मीटर है ऊंचाई। तो अब क्या होगा, जब तक यह पर्वत का सतह जहां से है, यहां मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो 30 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो लगभग किसके बराबर है, विषुवत रेखा के बराबर तापमान है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान लगभग 25 से 30 के बीच में तापमान रहता है। तो जब यहाँ का तापमान इस तरह के है, इस सतह का, इसको कहते हैं पर्वत का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, नीतल नहीं कहते उसको, पर्वत। चलिए उसको समझिए कि मतलब जो पर्वत है उसका जो सबसे नीचे जहां आधार है, पर्वत का आधार जो है, पर्वत का जो आधार जहां से पर्वत शुरू हो रहा है, जो समतल सतह से, वहां का तापमान 30 है। तो इसके आसपास जो पर्वत पे वनस्पतियां होंगी वो कैसी होंगी, जैसे यहाँ पे होती हैं। अगर यहाँ पे बारिश ठीक ठाक हो रही है तो वहाँ पे वनस्पतियाँ खूब अच्छी होंगी, खूब हरी भरी वनस्पतियाँ होंगी। ठीक है, फिर ऊंचाई बढ़ेगी। जब आप और ऊंचे जाएंगे पर्वत में तो क्या होगा, मान लीजिए आप 1 किलोमीटर ऊपर गए, मतलब 1000 मीटर ऊपर। तो 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी होगी कि ज़्यादा होगा, कमी होगी। 30 तापमान था तो मान लीजिए यहाँ 23.4 बचा या 6 बचा, जो बचा डिग्री सेल्सियस हो गया। अब तापमान क्या हुआ, बदल गया है। तो जब ये तापमान मान लीजिए कर्क रेखा के बराबर तापमान के बराबर हो गया, विषुवत रेखा पे 25 से 30 होता है तो कर्क रेखा पे तापमान 20 से 25 के बीच में मान लीजिए है, तो 20 से 25 इसी रेंज में है। तो यहाँ पे अब जो वनस्पतियाँ मिलेंगी वो कुछ ऐसी मिलेंगी जैसे कर्क रेखा के आसपास मिलती हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए सबसे ऊंचाई पहुँच गए, यहाँ पे एकदम इतना तापमान कम हो जाएगा कि यहाँ पे बर्फ मिलेगी आपको। पर्वतों पे बर्फ मिलती है, जैसे हिमालय में आप सुनते हैं बर्फबारी है, बर्फ है। वो क्यों, क्योंकि ऊंचाई जाने पर तापमान इतना कम हो जा रहा है कि जो पानी है वो बर्फ में बदल जा रहा है।
इसीलिए वहाँ पे क्या है, बर्फ है। तो बर्फ में कैसी वनस्पतियाँ होंगी, जैसे ध्रुवों पे वनस्पतियाँ हैं। ध्रुवों पे भी तो बर्फ जमी हुई है, तो ध्रुवों के जितना जब तापमान यहाँ हो जाता है तो वैसी ही वनस्पतियाँ होंगी जैसी ध्रुवों पे वनस्पतियाँ होती हैं। तो पर्वतों में क्या है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपका पर्वतों पे तापमान कम होता जाता है। तो तापमान कम होने के कारण जो वनस्पतियों का टाइप है वो चेंज होता जाता है ना। तो एक ही पर्वत पर आपको पूरे पृथ्वी के पेड़ मिल सकते हैं। अगर अच्छा खासा पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है, तो उसमें जब आप नीचे की ओर रहेंगे, मतलब पर्वत के सतह पे रहेंगे, आधार पे रहेंगे, तो आपको ऐसी वनस्पतियाँ मिलेंगी जो उत्तर भारत में मिलती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो मिलती है ना। और आम, महुआ, नीम ये सब मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, तो ऐसी वनस्पतियाँ मिलेंगी जो यूरोप में मिल रही हैं, जो भारत में मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तापमान चेंज हो गया। और जब सबसे ऊपर जाएंगे जहाँ बर्फ़ है, वहाँ पे ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो बर्फीले प्रदेश में मिलेंगी, है ना। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये पर्वत का वनस्पतियों पर प्रभाव है ना। वनस्पतियों पर प्रभाव ये है कि जैसे जैसे आप पर्वत पर ऊपर की ओर जाएंगे तो विविधता मिलेगी, तो इससे पर्यावरण को लाभ है ना। एक ही जगह पर पूरा पेड़ वृक्ष मिल जा रहा है देखने को, तो लाभ है। और क्या करते हैं पर्वत? पर्वत जो है बारिश को भी निर्धारित करते हैं। बारिश को कैसे निर्धारित करते हैं ये आपको पढ़ा चुके हैं। मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं जो है चल रही हैं, ठीक है। जब यहाँ से हवाएं चलती हैं तो पर्वत के सहारे ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठती हैं तो यहाँ बादल बनते हैं और यहाँ क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। इसको कहते हैं पर्वत सम्मुख ढाल या पवन सम्मुख ढाल। क्या कहते हैं? पवन सम्मुख ढाल और पवन विमुख ढाल। यह सम्मुख मतलब पवन के सामने वाला ढाल है और पवन के विमुख मतलब पवन के पीछे वाला भाग। तो क्या होता है, जब हवाएं आ रही हैं और यहाँ टकरा रही हैं तो यहाँ बादल बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन जैसे ही ये हवाएं इस तरफ जाएंगी ना, तो जब इनके साथ जो नमी थी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अब ये हवाएं इधर जाएंगी तो इधर बारिश नहीं। तो मतलब पर्वत के कारण जो पवन सम्मुख ढाल था उसमें तो बारिश हो रही है, लेकिन इसके अपोजिट क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ जब बारिश नहीं होगी तो क्या पेड़ पौधे अच्छे होंगे? पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, खेती भी नहीं होगी। लेकिन इस वाले भाग में पेड़ पौधे होंगे और यहाँ पे जो है पर्यावरण में विविधता मिलेगी, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु रहेंगे। लेकिन यह क्षेत्र वर्षा नहीं होने के कारण सूखाग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे भारत में हिमालय का क्या काम है? हिमालय क्या करता है, यहाँ से मानसूनी हवाएं जो जाती हैं उनको रोकता है और उनको रोक के यहाँ बारिश होती है। लेकिन इसके उत्तर में बारिश नहीं होती है, हिमालय के दक्षिण में खूब बारिश होती है। तो हिमालय के दक्षिण में, जो हिमालय का दक्षिण वाला भाग है ये, तो जो दक्षिणी ढाल है यहाँ खूब सारे वन मिलेंगे, खूब सारे पेड़ पौधे, खूब सारे विविधता है। लेकिन जो चीन की तरफ है, तिब्बत के पठार की तरफ भाग है, यहाँ बारिश ही नहीं होती, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं। और यहाँ उस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं जैसे यूरोप आदि में मिलते हैं, ठीक है ना, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे। तो जंतुओं पर क्या प्रभाव होगा? वही सेम प्रभाव। वनस्पतियाँ जिस तरह की होती हैं, क्योंकि जंतु भी पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, पानी पर निर्भर होते हैं। तो जब इधर बरसात ही नहीं हो रही है तो इधर कौन जीव जंतु जाएगा? हम नहीं जाएंगे पीने पानी, हम इधर ही रहेंगे, है ना। तो क्या होता है, जिधर अच्छा जलवायु है, अच्छा वर्षा हो रही है, खूब सारे पेड़ पौधे हैं, तो खूब सारे जीव जंतु हैं। भाई बकरी है, उसको घास नहीं मिलेगा तो काहे वहाँ रहेगी? यहाँ की बकरी दौड़ के किसी तरह से यहाँ चली जाएगी, प्रयास करेगी, यहाँ रहेगी तो मर ही जाएगी, क्योंकि पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। तो जो पर्वत हैं वो जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को और खुद मानव को कैसे प्रभावित करता है पर्वत?
पर्वतों पर खेती करना आसान नहीं है। हाँ, उस तरह की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो पर्वतीय जीवन है वो इतना आसान नहीं है, बड़ा कठोर है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ समतल मैदान नहीं है, वहाँ आपको सड़क भी बनाना है तो बहुत मेहनत करनी है, रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते, पानी ढोना है इतने जगह से, क्योंकि वहाँ कुआं खोदने में, नल बनाने में बहुत समस्या आएगी, तालाब वहाँ बना नहीं सकते हैं क्योंकि पहाड़ है। तो मनुष्य के लिए बड़ा कठिन है, इसीलिए जो पर्वतीय लोग होते हैं बहुत कठोर होते हैं, है ना। पर्वतीय लोग बहुत कठोर, बहुत निर्भीक होते हैं, बहुत कठोर जीवन जीने वाले होते हैं। वो हम लोगों से ज़्यादा संघर्ष करते हैं। उनको कोई भी सामान चाहिए, इतनी ऊंचाई पे लेके जाना है, ऊंचाई पे जाने पे वैसे भी तापमान कम है तो ऑक्सीजन का लेवल वैसे ही कम रहता है, सांस फूलने लगती है ना, और ठंड ज़्यादा पड़ेगी, तो जीवन जो है बहुत कठिन है ना। तो इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र पर कभी कभी लोग जाना चाहते हैं, है ना, और पर्वतीय क्षेत्र पर लोग ज़्यादा रहते भी नहीं हैं। तो मनुष्य भी प्रभावित हैं, क्योंकि वहाँ खेती करना आसान नहीं है। वहाँ वही खेती होती है कि सीढ़ीदार खेती, है ना, जैसे सीढ़ीदार खेती, सीढ़ियाँ बनाते हैं, है ना, चाय आदि खेती करेंगे, है ना, पानी वानी है तो और खेतियाँ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह जो है पर्वतों का जो है पर्यावरण पर प्रभाव देखा हमने, ठीक है। कोई विशेष इसमें नहीं है, पढ़ेंगे समझ में आएगा चीज़ें। फिर कौन सा है? पर्वत के बाद है पठार, है ना। पठार के बारे में फैक्ट, पठार के बारे में फैक्ट ये है कि इनकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर के बीच की होती है, और पृथ्वी के 18% भाग पे पठार क्या है, पाए जाते हैं। तो दूसरा क्या है, पठार है। ये 300 से 600 मीटर के बीच की ऊंचाई के हैं, और पृथ्वी के 18% भाग पे क्या पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। मतलब पठार की स्थिति टेबल जैसी होती है। अगर पर्वत इस अलमारी को मान लिया जाए तो पठार जो है टेबल है, और जो नीचे ज़मीन है वो मैदान है, इस तरीके का, है ना। तो पठार क्या है, पठार में क्या ऐसी विशेषता है? पहली बात तो पठार का निर्माण जो है वो ज़्यादातर, जैसे भारत में जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार, उनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण हुआ है तो वहाँ मिट्टी काली है। पठार में अगर वर्षा हो रही है तो खेती हो जाएगी, वर्षा नहीं हो रही है तो खेती नहीं हो पाएगी। दूसरी बात कि पठारों में जो वनस्पति है वो वर्षा पे ही निर्भर है, वर्षा है तो वनस्पति है। दूसरी बात कि पठार किस स्थिति में है, कहाँ लोकेशन है उनका, जैसे तिब्बत का पठार इतनी ऊंचाई पे है, वहीं भारत का प्रायद्वीपीय पठार जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है, ठीक ठाक खेती होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन तिब्बत के पठार में खेती करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है वो। कुछ पठार हैं जो ठंडे प्रदेशों में हैं, है ना, वहाँ खेती ही नहीं हो पाएगी, क्यों, ठंडे हैं, वहाँ कोई विशेष खेती हो पाएगी। तो जो पठार है वहाँ खनिज पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं, खनन का कार्य किया जाता है। जीव जंतु जो हैं वो वनस्पतियों के अनुसार और वर्षा पे निर्भर करते हैं, तो पठारों में विविधता पाई जाती है। कुछ पठार हैं जहाँ बारिश होती है तो वहाँ पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वहाँ जीव जंतु पाए जाएंगे। जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ नहीं पाए जाएंगे। तो जहाँ बारिश हो रही है वहाँ खेती भी होगी, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ खेती नहीं होगी। तो पठार जो है भी विविधता के लिए जिम्मेदार हैं, और मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पठार। क्यों? क्योंकि बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं हमको यहाँ से। देखते हैं ना, पठारों में खनन होता है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है ना, कोयला लोहा, झारखंड से खूब सारे लोहा कोयला निकाला जाता है। ऐसे ही दक्षिण में है। तो पठारी भाग जो हैं खनिज संसाधन की दृष्टि से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि 300 से 600 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ खेती करना आसान है, काली मिट्टी पाई जा रही है तो कपास की खेती आराम से हो जाएगी, और बहुत सारी खेतियाँ हो जाती हैं, और जीव जंतु भी उसी के अनुसार वनों में मिलते हैं। अगर पठार हैं तो वहाँ बारिश हो रही है तो। फिर मैदान है ना, तो मैदानी जो भाग हैं वह 300 मीटर से नीचे के जो क्षेत्र हैं वो मैदान कहलाते हैं। मतलब ये सब ऊंचाई समुद्र तल से मापी जा रही है, ठीक है। हम लोग जब ऊंचाई मापते हैं तो समुद्र तल को 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह का समुद्र तल बराबर है। पानी जब हर जगह मिला होता है तो उसका लेवल एक ही रहता है। तो पूरे पृथ्वी पर समुद्र तल का लेवल क्या है? एक है। उसी से आप ऊंचाई मापते हैं। समुद्र तल मतलब है कि जैसे मान लीजिए सागर है और पानी भरा हुआ है, तो इसमें समुद्र तल कौन सा होगा? ये होगा कि यहाँ वाला होगा? ए होगा कि बी होगा? हैं? ये है और बी है, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, तो समुद्र तल कौन सा होगा? हैं? ए वाला? बी वाला? बी और बी? ए? 3 लोग ए, तुम्हारा बी, 4, 3 लोग बी, 3 लोग ए, ये तो टाई हो गया। ए होगा। ये है समुद्र नीतल, नीतल, और ये है समुद्र तल, ठीक है। यहाँ से उसकी ऊंचाई यहाँ से मापी जाती है। क्यों नीतल से मापेंगे? नीतल से कैसे माप सकते हैं? नीतल बहुत ऊबड़ खाबड़ टाइप का है, समतल थोड़ी है। नीतल में भी पठार हैं, पर्वत है, मैदान है, क्योंकि 71% भाग पर पानी है। जैसा हम लोग स्थल पर देखते हैं वैसा ही समुद्र के भीतर भी है। बस हम लोग समुद्र में रहने वाले नहीं तो मौज हो जाती, क्योंकि वहाँ ज़्यादा जगह है रहने के लिए। जाके वहाँ पे ज़मीन वमीन बनवाइए, कांच वाँच का घर और बनवा लीजिए, है ना। तो समुद्र तल से ये जितनी ऊंचाइयाँ हैं मापी जा रही हैं, ठीक है। इसको 0 मानते हैं और यहाँ से ऊंचाई मापते हैं। तो ये समुद्र तल से 300 मीटर के नीचे के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? मैदान। और इनका क्षेत्र जो है लगभग 55% है विश्व का, है ना। मैदान ज़्यादा है, जो स्थलीय भाग है उसका 55% है। मैदान कैसे प्रभावित करेंगे? अब आपको पता है मैदानों में खेती आराम से हो जाती है ना। तो मैदानों में खेती आराम से हो जाएगी, बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है, मिट्टी अच्छी रहती है, तो वन भी पाए जाते हैं, मैदानों में जीव जंतु भी रहते हैं, है ना। और हम लोग खूब सारी खेती करते हैं तो मानव भी उससे प्रभावित होता है। तो ठीक है ना। तो मैदानों पे क्या है? पर्यावरण के लिए हम मैदानों पे ही संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मैदानों में ही ज़्यादा लोग रहते हैं और वो पर्यावरण को ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि पर्यावरण को मैदानों में ज़्यादा सुरक्षित रखें, और इसके लिए हमने नेशनल पार्क बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है ना। तो ये फिर आगे चलते हैं। जलवायु, अगला क्या है? जलवायु। जलवायु कैसे प्रभावित करती है पर्यावरण को? जैसे जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु, हाँ। जलवायु में कई सारे तत्व हैं ना, जैसे वर्षा है, तापमान है ना, और उस जगह की लोकेशन कहाँ पे है, उन सब के अनुसार जलवायु जो है प्रभावित होती है। तो जहाँ की जलवायु जीवों के रहने के अनुकूल होगी वहाँ जीव रहेंगे। जहाँ वर्षा अच्छी होगी, जहाँ तापमान ठीक ठाक होगा, वहीं न जीव रहेंगे, वहीं न पेड़ पौधे रहेंगे। जहाँ जलवायु रहने योग्य नहीं है वहाँ कम से कम जीव रहेंगे, कम से कम वनस्पतियाँ उगेंगी। तो जो अच्छी जलवायु है, मतलब जहाँ पे तापमान ठीक है, वर्षा ठीक है, तो उन जगहों पर पर्यावरण की विविधता ज़्यादा है, ठीक है ना। पर्यावरण में जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाएंगे, मानव भी वहीं रहने का प्रयास करता है। लेकिन जो विषम जलवायु हैं
वहाँ पे मानव, न वनस्पतियाँ, न कोई जीव जंतु रहने का प्रयास नहीं करते, लेकिन उसके अनुसार कुछ जीव जंतु वहाँ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो जलवायु कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है। फिर चौथा नंबर क्या था, मृदा। मिट्टी, हर एक मिट्टी में अलग अलग तरह की वनस्पतियां, पेड़ पौधे होते हैं, और मिट्टी जो है जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कैसे? हर एक मिट्टी पर, जैसे लाल मिट्टी है या जो है वहाँ पे अलग खेती करेंगे आप, तो जीव जंतुओं का वितरण भी मिट्टी के अनुसार प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जिस तरह की खेती जहाँ होती है उसी तरह के जीव जंतु आसपास पाले जाते हैं, है ना, उसी पर निर्भर। अब ऊँट तो आप यहाँ ला के रख नहीं देंगे, मरुस्थलीय मिट्टी में ही ऊँट मिलेगा ना। यहाँ आके अब कुछ लोग ला के घुमाते रहते हैं पैसा वसूलने के लिए, 100 रुपये लेंगे, आओ बैठ जाओ, ऊँट पे बैठने का ही शौक़ है। तो मिट्टी के अनुसार एक तो वनस्पतियाँ भी हैं। क्यों? वनस्पतियाँ जैसे जो लैटेराइट मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी, इसमें क्या होता है, लैटेराइट मिट्टी में क्या होता है कि खूब बारिश होती है। जिन जगहों पर खूब बारिश होती है वहाँ जो मिट्टी का पोषक तत्व है वह घुल घुल के नीचे पहुँच जाता है, मतलब दूसरे स्तर पर पहुँच जाता है, मिट्टी के अंदर दूसरा स्तर। जैसे ये मिट्टी है, तो अगर खूब बारिश हो रही है तो यहाँ के जो पोषक तत्व हैं वो घुल के यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आप गेहूँ चावल की खेती करेंगे तो वो नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप पेड़ पौधे लगा दें तो उनकी जड़ें गहराई में जाती हैं, तो उनका विकास खूब होता है। ठीक है, तो मिट्टियों के अनुसार वनस्पतियाँ रहती हैं, और वनस्पतियों के पे ही निर्भर हैं जीव जंतु, वो उसी तरह होंगे। और हम लोग तो निर्भर ही हैं मिट्टी पर, जैसी मिट्टी वैसा खेती करेंगे, वैसा जीवन यापन करेंगे। लाल मिट्टी में खेती ही नहीं कर पाएंगे, है ना। काली मिट्टी है तो खूब अच्छी कपास की खेती, धान की खेती, जो बोना है बो देंगे, है ना। तो मिट्टी भी क्या है, जीवन को और पर्यावरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। रुक जाओ, ये ख़त्म कर दे रहे हैं, 2 मिनट। अभी बस में जाके बैठ जाओगी? तो अभी तो आधे घंटे से ज़्यादा है, 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा मैं। अभी रुक जाओ 10 मिनट। मृदा के बाद क्या है, जल राशियाँ, है ना। जल राशियाँ क्या हैं? जल राशियाँ एक तो होती हैं जो महासागर वाली हैं, सागर, महासागर, और कुछ जल राशियाँ जैसे नदी है, झील है, तालाब हैं। तो ये जीव जंतु कैसे प्रभावित करेंगी? जो बड़े बड़े सागर, महासागर हैं, उनमें क्या चलती हैं, महासागरीय तरंगे, है ना। महासागरीय तरंगे वो गर्म भी होती हैं और कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। तो जो गर्म महासागरीय तरंगे हैं, महासागरीय धाराएं हैं, पढ़ाए हैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो जैसे गर्म महासागरीय तरंगे या धाराएं जो जिन क्षेत्रों से गुजरेंगी वहाँ के तापमान को क्या करेंगी, वो गर्म करेंगी। वहाँ का तापमान गर्म होगा, वाष्पीकरण होगा, और वहाँ बारिश होती है। जिन महाद्वीपों के आसपास से गर्म जलधाराएं गुजरती हैं वहाँ पे बारिश होती है पर्याप्त। ठीक है, और जहाँ से ठंडी गुजरती है वहाँ बारिश ही नहीं होती। तो ठंडी गुजरती हैं तो वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता। ठीक है, तो जब बारिश होगी तो वनस्पतियाँ होंगी, मरुस्थल है तो वनस्पतियाँ ही नहीं है, तो वनस्पतियाँ हैं तो जीव जंतु हैं। ठीक है, तो मतलब जल राशियाँ भी प्रभावित करती हैं जीवन को, मानव को तो प्रभावित करती हैं। और जहाँ पे दोनों तरह की जल राशियाँ मिलती हैं, गर्म और ठंडी, वहाँ पे खूब मछली पालन होता है ना। वहाँ पे खूब मछली, क्यों, गर्म और ठंडा जब माहौल मिलता है तो वहाँ पे कोहरा टाइप का, मतलब कुछ तापमान में बैलेंस टाइप का हो जाता है। तो मछलियों के जीवन यापन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है, गर्म पानी और ठंडे पानी का क्षेत्र जहाँ मिलता है, तो वहाँ पे वनस्पतियाँ अच्छी उगती हैं। और जल राशियाँ, जैसे जल राशियों में जो समुद्र के भीतर का जीवन है, समुद्र के भीतर भी तो जीव पाए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक निश्चित तापमान चाहिए होता है उनको जीवन यापन के लिए। बहुत ठंडे पानी में तो कोई जीव नहीं जी सकता है,
जैसे कोरल एक जीव होता है, कोरल रीफ सुने होंगे शब्द, है ना। तो उनके लिए एक निश्चित तापमान चाहिए, एक निश्चित लवणता चाहिए। पानी में लवण होता है ना, खारापन, तो एक निश्चित खारापन चाहिए होता है। तो जलराशियों के कारण भी जीव क्या है, और जैसे जो नदियां हैं, नदियां भी तो जीवन को प्रभावित करती है बहुत ज़्यादा। जहाँ से नदियां गुजर रही हैं वहाँ पेड़ पौधे खूब सारे हरे भरे आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे लोग भी जीवन यापन अच्छे से करते हैं, उनका समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये है। फिर अगला है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति कैसे प्रभावित करता है पर्यावरण। जहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ खूब सारी हैं तो वहाँ पे क्या है, पर्यावरण अच्छा होगा, शुद्ध होगा। जैसे हमारे यहाँ अनपरा के आसपास सोनभद्र में खूब परसेंटेज है पेड़ पौधों का, लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पे औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। तो जब वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं तो जीव जंतु भी उनमें रहने वाले विभिन्न तरह के होंगे, है ना। आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे आसपास कुछ छोटे वृक्ष भी हैं, खूब बड़े वृक्ष भी हैं, खूब बड़े। तो जो सबसे छोटा वृक्ष है उसको कुछ छोटे छोटे जानवर खाएंगे, जो बड़े हैं उनको और बड़े। अब ऊँट तो यहाँ मिलता नहीं है, या ऊँट मिलेगा भी नहीं। जिराफ यहाँ है नहीं तो जिराफ की लंबी गर्दन इसीलिए है कि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों को खा सके, है ना। तो हर तरीके के जीव अलग अलग हैं, और हम लोग तो हैं ही पेड़ पौधे काट काट के अपना जो है चीज़ें बनाते रहते हैं और उनका प्रयोग करते रहते हैं। फिर अगला है जंतु जगत। तो ये सब निर्भर ये सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट भी हैं। जितने भी तत्व पढ़ रहे हैं आप, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हमने वनस्पति पढ़ा, तो वनस्पति मृदा पे निर्भर है, जलवायु पे निर्भर है, धरातली स्वरूप पे निर्भर है, कहाँ पाया जा रहा है उस पे भी निर्भर है, किस लोकेशन पे कौन सा देश है वहाँ कौन सी वनस्पति है। ऐसे ही जीव जंतु है, जीव जंतु वनस्पतियों पे भी निर्भर है, जीव जंतु जल राशियों पे निर्भर हैं। अगर समुद्र के अंदर है जीव जंतु तो निर्भर है, बाहर है तो नदियों पे निर्भर है, तालाब पे निर्भर है, तालाब में मेढक पाया जा रहा है। सागर में मेढक पाया जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो नहीं जीवित रह पाएगा, उसके लिए साफ पानी चाहिए। जीव जंतु है मिट्टी में, है ना, मिट्टी अलग अलग जलवायु में अलग अलग जीव जंतु रहेंगे। विषुवत रेखीय जलवायु में ऐसे जीव जंतु रहेंगे जो तापमान को सहन कर सकें। जीव जंतु भी तो तापमान के अनुसार होते हैं। कुछ तापमान है जो तापमान से बचने के लिए बिल में घुस जाते हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं, है ना, गुफाओं में रहते हैं। क्यों? वो तापमान से ही बचने के लिए। हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं तापमान से बचने के लिए। तो ये सब जो है पर्यावरण के घटक या तत्व या कारक हैं। इसको अच्छे से विस्तार से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, समझा दिए, ठीक है। कल इसके आगे बात करेंगे। और सुनिए, कल जो सेकेंड सेमेस्टर की क्लास, हिंदी की क्लास कब चलती है? थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के